धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम विश्व गुरु महामानव करुणा के सागर तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों शोषित पीड़ित वंचितों के मसीहा महामानव युग पुरुष विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सत सत नमन वंदन करते हुए मूल निवासी बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति के प्रणेता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, नारी शिक्षा की जननी माता सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललाई सिंह यादव, शेरे बिहार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, भारत में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन के महान नायक मान्यवर कांशीराम साहब, इन सभी महापुरुषों को सत सत नमन वंदन करते हुए आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब, मंचासीन मुख्य अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण, मंचासीन सभी सम्मानित साथियों और इस सभा में दूर दराज से आए हुए भाइयों और बहनों, आप सभी का अपने तरफ से मैं स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हुए आज के इस सभा में रखे गए चर्चा के लिए विषय बिंदु पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, आपके सामने जो चर्चा के लिए विषय रखा गया है ईवीएम का भंडाफोड़, यह विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए इस विषय को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, आपको पता होना चाहिए होगा भी कि यह ईवीएम की जो मशीन है भारत में कब से आई है। यह कांग्रेस के जमाने में आई है और कांग्रेस ने ही इस ईवीएम मशीन को लाया है। कांग्रेस ने ईवीएम मशीन को ला करके संसद के अंदर कानून पारित करवाया है। विपक्ष में बीजेपी के लोगों ने हाथ उठा करके पारित किया है, कांग्रेस के लोगों ने इसको जो है कि प्रस्तावित किया है और ईवीएम मशीन से सबसे पहले भारत में 2004 से यह इलेक्शन शुरू है। साथियों, पहले लोग नहीं समझ पाते थे कि ईवीएम में फ्रॉड हो रहा है, लेकिन इस 2004 में जब कांग्रेस ईवीएम में फ्रॉड करके आई, 2009 में आई, तो यही बीजेपी के लोगों ने, यही बीजेपी के राष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं ने इस पर आपत्ति किया था और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। उस केस के निस्तारण के समय में 2013 में जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि ईवीएम के माध्यम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, यानी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन इसके बावजूद भी इस देश में ईवीएम काम क्यों कर रही है और ईवीएम क्यों नहीं हटाया जा रहा है। साथियों, आपको पता होना चाहिए कि इस भारत के अंदर 100 साल पहले आपको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन आपको वोट का अधिकार देने और दिलवाने के लिए हमारे महापुरुषों ने सैकड़ों वर्ष तक संघर्ष किया, जिसमें ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, ललाई यादव, ये सारे लोग जो है कि संघर्ष किए और उनके संघर्षों के परिणाम स्वरूप आपको इस देश में वोट देने का अधिकार मिला। भारत के संविधान के माध्यम से अधिकार मिला और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ और संविधान लागू होने के बाद से आपको वोट का अधिकार मिला हुआ है। यह वोट का अधिकार आपको मात्र 60-70 वर्ष से आपको मिला हुआ है। इससे पहले हजारों साल तक हमारे पुरखे इनकी गुलामी में जीते रहे, लेकिन ये 60-70 वर्ष के अंदर जो हमें इस देश के अंदर शासक बनने, वोट देने का ही अधिकार नहीं, वोट लेने का भी अधिकार मुझे प्राप्त हुआ और वोट लेकर के इस देश में हमें शासक बनने का अधिकार भी प्राप्त हुआ। इसको खत्म करने के लिए शासक वर्ग ने इस देश में हमारा और आपका समर्थन लेकर, बहुजनों का समर्थन लेकर इस देश में ब्राह्मणों ने कई राष्ट्रीय पार्टियां बनाई। आपने उसको मान्यता दिलवाया, आपने उसको रिकॉग्नाइज करवाया, नेशनल लेवल की पार्टी का मान्यता दिलवाया। उसमें कांग्रेस है, उसमें बीजेपी है और कांग्रेस ने ही षड्यंत्र करके बीजेपी को सेकेंड लेवल पर लाया।
और कांग्रेस ने ईवीएम को पारित किया और आज ईवीएम के माध्यम से बीजेपी इस देश में चल रही है। तो साथियों, ब्राह्मणों का मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों पार्टियों पर नियंत्रण है। इस वजह से इन दोनों पार्टियों की नीतियां भी एक ही है। और आपको हमको समझना होगा, इस देश के अंदर 2000 के लगभग पार्टियां हैं और इसमें 6-7 पार्टियां नेशनल लेवल की पार्टी है, जिसमें 6 पार्टी जो है केवल ब्राह्मणों की बनाई हुई पार्टी है, जिस पर पूरी तरह से ब्राह्मणों का नियंत्रण है। ब्राह्मणों का नियंत्रण होने के वजह से हमारी समस्याएं घटने के बजाय हमारी समस्याएं दिन दूना रात दोगुना बढ़ती जा रही है। ये इस देश के अंदर कोई विपक्ष ही नहीं है। भारत के अंदर सामाजिक परिवर्तन के लिए, आर्थिक मुक्ति आंदोलन के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने इस देश में बहुजन आंदोलन खड़ा किया था, लेकिन वो बहुजन आंदोलन कहीं न कहीं आप जान रहे हैं हमारे उस जो है कि मिलावट हो जाने के वजह से वो बहुजन आंदोलन काउंटर हुआ और उसी के जड़ से निकले हुए वामन मेश्राम, जो उसी वामसेप की देन है, वामन मेश्राम ने इस देश के अंदर आवाज लगाई है, इस देश में बहुजन क्रांति के लिए आवाज लगाई है, बहुजनों की मुक्ति के लिए आवाज लगाई है। इन पार्टियों की जो नीतियां हैं, इस देश में आपकी कोई पार्टी नहीं है, आपकी कोई पार्टी नहीं। उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टी है और कई जो स्टेट लेवल की पार्टियां हैं जो हमारे लोगों ने बना रखा है, उसमें भी उनका पूरी तरह से घुसपैठ है। घुसपैठ होने की वजह से भारत के अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी ईवीएम के विरोध में नहीं बोल रही है। अगर बोलती तो ईवीएम इस देश में चल नहीं पाती, ईवीएम को खत्म कर दिया जाता, बैलेट पेपर से चुनाव होता, मगर इन पार्टियों के नियंत्रण होने की वजह से ये नहीं चल रहा है। तो साथियों, शुद्ध रूप से बहुजन समाज मूल निवासी की फ्रेश जो है कि ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यह मूल निवासी बहुजन समाज का 85-50% का ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो। ये सारा का सारा जो है, जो वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में चल रहा है, वो जो है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी इस भारत के अंदर जो है 85% लोगों को इस देश का शासक बनाने का आंदोलन है। साथियों, आप देख लीजिए, एलपीजी के सवाल पर, महिला आरक्षण के सवाल पर क्या है, महिला आरक्षण उठाने का प्रयास किया जा रहा है। महिला आरक्षण के नाम पर ये 33% महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन मुलायम सिंह ने कहा था कि इन 33% महिलाओं के आरक्षण में हमें एससी का कोटा निर्धारित कर दो, ओबीसी का कोटा निर्धारित कर दो, एसटी का कोटा निर्धारित कर दो। तो इन लोगों ने कहा नहीं, तब गड़बड़ हो जाएगा। मैंने महिला के नाम पर इनके घरों की महिलाएं चली जानी चाहिए। उसी तरीके से एलपीजी के सवाल पर जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की कानून इन्होंने बनाया है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाया है, उसके माध्यम से इस देश में जो उदारवाद की नीति चल रहे हैं, जो प्राइवेटाइजेशन की नीति चला रहे हैं, इसके वजह से हमारा जो भी इस देश में सरकारी क्षेत्र था उसको पूंजीपतियों के हाथ में बेच करके ये देश को पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं। इससे हमारा सत्यानाश होने वाला है। एससी के रिजर्वेशन के सवाल पर, एसटी के रिजर्वेशन के सवाल पर, ओबीसी के रिजर्वेशन के सवाल पर इन सारी पार्टियों की राय एक ही है, एक ही राय इनकी चल रही है। उसी तरह से साथियों, मैं आपको बता रहा हूँ, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से इस देश के अंदर, देश जब आजाद हुआ था तो लगभग 600 रियासतें थी, राजा लोग थे, जमींदार लोग थे। उसी तरह से आज इस देश को हजारों एकड़ जमीनों का जो है कि वो एक्वायर करके, अधिग्रहित करके उनको जो है कि वो जमीन दे रहे हैं और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के माध्यम से, विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से उनको जो है कि इस देश में अलग अलग स्टेट जो है कि बनाया जा रहा है। तो साथियों, इस देश की जमीन भी उनको दे रहे हैं, इस देश की पूंजी भी दे रहे, हजारों करोड़ जो है कि कर्जा देकर इनके कर्जे को माफ किया जा रहा है। तो साथियों, इस देश में हमारा जो है ये सत्यानाश करने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, अभी भारत के अंदर जो ईवीएम के भंडाफोड़ करने के लिए जो वामन मेश्राम साहब ने राष्ट्रव्यापी, चूंकि भारत जो है कि 35 राज्यों में, 644 जिलों में, 5,500 तहसीलों में, 55,000 ब्लॉकों में और 6.5 लाख गाँव में हमारे लोग रहते हैं। उनके यहाँ तक संदेश पहुँचाने के लिए जब ईवीएम मशीन का जो है कि भंडाफोड़ करने के लिए जब परिवर्तन यात्रा
कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए निकाला, तो ये क्या कर रहे हैं? षड्यंत्र कर रहे हैं। आपके हमारे के सामने षड्यंत्र आया है, नया षड्यंत्र है। मैं कह रहा हूँ आपको डाइवर्ट करने का षड्यंत्र है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म की गई ताकि इधर से ध्यान हटा करके उधर आप चर्चा करें। तो आपको डाइवर्ट करने के लिए मेन मुद्दा यह ईवीएम है। ईवीएम अगर नहीं हटेगी तो हम लोगों की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। बहुत ही भयानक परिस्थिति देश में निर्माण हो गई है, परंतु मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को इस स्थिति का एहसास नहीं है। एहसास तो छोड़ो, जानकारी ही नहीं है। साथियों, लोगों को जानकार बनाना होगा। हम लोगों को इस आंदोलन की आवाज और विचारधारा 6000 जातियों में पहुंचाना होगा, 6.5 लाख गांव में पहुंचाना होगा। तब जा करके हम लोग जो है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। आंदोलन खड़ा करने के लिए हमको राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा करना होगा। राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा होगा तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा। अगर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा तो उस आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन में रूपांतरित कर सकते हैं। अगर जन आंदोलन होगा तो जन आंदोलन से ही हमारी समस्याओं का समाधान संभव है, वरना राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से कोई भी हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। बस समय कम है, समय कम है। हमको तो रामनिवास जी ने वहां से दौड़ा दिया तो हम वैसे ही हाँफ गए। तो मैं उधर था, आवाज लगा दिया तो मुझे आना पड़ा। तो साथियों, आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप धैर्यपूर्वक आप बैठे रहें। आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ सुन करके जाएंगे। यह विषय बहुत ज्यादा गंभीर है, इसको जानना और समझना जरूरी है। अगर हम लोग नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे तो इस देश में हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा नहीं हो सकते। और खड़ा नहीं होंगे तो ये हमें आगे जो है हमारी हजारों साल तक गुलामी तो थी, आज भी ये जो है मात्र 60-70 साल के बाद ये हमें गुलामी में ले जा रहे हैं। और उससे निपटने के लिए हमें ये जो है कि आंदोलन का साथ सहयोग करना होगा। वामन मेश्राम साहब ने जो इस देश के अंदर क्रांति की बिगुल बजाया है, इस आंदोलन का हमें साथ और सहयोग करना होगा। इन्हें चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, आपने हमारी बात सुना, इसके लिए धन्यवाद।